नमस्कार, द राज धर्म देख रहे हैं। मैं आपके साथ गौरव अवस्थी। इस वक्त हम लोग गुजरात पर मौजूद हैं। गुजरात में मैंने सोचा इलेक्शन की शुरुआत करते हैं। इलेक्शन की शुरुआत किस विषय को लेकर के की जाए, तो इलेक्शन जब भी गुजरात में होता है तो गोधरा कांड उछाला जाता है। और अभी तो हाल में मामला ही आ रहा है बिल्किस बानो को, जिस तरीके से उनके आरोपियों को 11 आरोपियों को छोड़ दिया गया। कहा जा रहा है गुजरात सरकार ने कहीं ना कहीं इसमें आरोपी जो थे हिंदू पक्ष के थे, इस वजह से उनको कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया। आरोप सरकार के ऊपर साफ तौर से लगाए जा रहे हैं। तो हम गुजरात की राजनीति पे, गोधरा की राजनीति पर प्लेबैक में जाना चाहेंगे और समझेंगे वो गोधरा वाला कांड क्या था और बिल्किस बानो वाला जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे रेप के, वो सारे आरोप क्या हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट अनवर हुसैन शेख जी हैं। सर, आपसे समझेंगे, बताइए, गुजरात में चुनाव आने जा रहे हैं और सरकार ने फ़ायदा लेने के लिए रेप के आरोपियों को छोड़ दिया, क्या सच है? ये आधा सच और आधा फसाना है। ये कहीं नहीं कह सकते कि सरकार ने इनको छोड़े हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक आर्डर पास किया था मई 2022 को। उस आर्डर के अंदर ये स्पष्ट तौर पर ये बताया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को जो 92 की जो पॉलिसी जो है, गुजरात गवर्नमेंट ने अपनी बनाई हुई पॉलिसी है, तब की कांग्रेस की सरकार थी। उस सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी कि जो लोग 14 साल के ऊपर जो सज़ा काट चुके हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, अपाहिज हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, या उनकी जो व्यथा है कि वो कोई काम काज करने से तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, बीमार है, या ऐसे भी लोग हैं जो उनका जो जेल में चाल चलन चरित्र अच्छा है, ऐसे लोगों को छोड़ने का एक प्रोटोकॉल और एक रिजोल्यूशन पास करके पूरी एक पॉलिसी बनाई थी। उस पॉलिसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने में गुजरात सरकार को डिसीजन लेने का आदेश किया था। अब वो डिसीजन जो था, उसके तहत जो पॉलिसी के तहत जो था वो डिसीजन लिया गया। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये जो कमेटी जो होती है, एक कमेटी का गठन किया गुजरात गवर्नमेंट ने, जिसके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अध्यक्ष होते हैं, और उनकी अध्यक्षता में जो वहाँ की जो लोकल कमेटी होती है, वो कमेटी ने सारा फाइंड आउट किया। और मुंबई सेशन कोर्ट ने जहाँ इन एक्यूज़ जो सारे जो थे उनको जहाँ पे सज़ा सुनाई गई थी, मुंबई सेशन कोर्ट की एनओसी भी ली है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो थी, जो सीबीआई थी, सीबीआई के तरफ से भी एनओसी लिया गया है, और जो भी अथॉरिटी जो थी उनके तरफ से एक एनओसी का प्रोसेस जो था, वो प्रोसेस ड्यू प्रोसेस पास करके जो 15 अगस्त को हर साल जो इस पॉलिसी के तहत जो हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग जो गुजरात की जेलों में बंद है, उम्र के तकाजे से या अच्छे चाल चलन की वजह से जो छोड़े जाते, उसके तहत इनको छोड़ा गया है। इसमें किसी की तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जो दुविधा ये है कि यहाँ पे जो मुस्लिम राजनीति का जो एक पोलराइजेशन करने का जो यहाँ के जो लोकल एमएलएज जो है, गुजरात के 3 एमएलएज जो है, लोकल एमएलएज है, वो अपनी राजनीति उसमें देख रहे हैं, वो तराश रहे हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि किस तरह से ये कैसे प्रोसेस से, किस ड्यू प्रोसेस से ये पूरा काम हुआ है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश करता है तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए वो बाध्य हो जाता है, एक आम नागरिक के लिए भी बाध्य हो जाता है। वो ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है। तो उसके तहत अगर कोई हमें शंका कुशंका या हमारे ऊपर किसी की बात को ये है, तो ये तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट का अनादर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अनादर कर रहे हैं। तो ये अनादर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, हम तो ये डिमांड कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए वो एक्यूज़ छूट गए हैं, फल वो हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं लेकिन सवाल ये आके खड़ा रहता है कि 2004 से लेकर 2022 तक जो बंदे कांस्टेंट जेल में रहे, जेल में उन्होंने जो भी उनकी जो सज़ा जो थी वो उन्होंने झेली है, भुगती है। मुंबई की जेल में भी उन्होंने सज़ा काटी है, गुजरात की जेलों में भी सज़ा काटी है। सजाएं काटने के बाद आज वो बंदे जो है वो
इस हालत में नहीं है कि वो किसी को धमकी दे सके, इस हालत में नहीं है, वो उनके उम्र के हिसाब से आज वो लरज रहे हैं। हम किसी के फेवर या बचाव या नहीं कर रहे, लेकिन वो उम्र के आखिरी पड़ाव में है, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि उम्र 18 साल कोई मामूली साल नहीं होता। 18 साल जब उन्होंने जेल में गुजारे हैं तो कोई मामूली नहीं होता है। 18 साल बहुत होते हैं इंसान की ज़िंदगी के लिए। और दूसरा ये है कि जो पीड़िता है, पीड़िता की संवेदना हम उनके साथ है, उनकी संवेदनाएं हो सकती है, उनके साथ है। और यही संवेदना सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई उनके साथ, और सुप्रीम कोर्ट ने ये संवेदना जताते हुए उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए 50 लाख का मुआवजा भी दिलवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिलवाया, गुजरात गवर्नमेंट ने उनको मुआवजा दिया है। तो ये नहीं है कि बिल्कुल मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी तरह से न्याय नहीं किया, हर तरह से न्याय हुआ है। अब न्याय होने के बाद अगर कोई बंदा ये कहता है कि अब वो छूटे नहीं, तो ये तो मतलब एक सरासर दोनों के एक मानव अधिकार का ये भी बात आके खड़ी रहेगी। इसमें एक टेक्निकल बात ये है कि कुछ लोग मीडिया में चलाते हैं, मतलब अभी कहा जा रहा है कि जब गुजरात सरकार ने 2014 में बनाया था कि अगर ऐसा कुछ करता है तो मतलब उसके बाद उसको आजीवन कारावास होती है, लेकिन आप बता रहे हैं 1992 वाले के तहत वो लोग बरी हुए हैं, मतलब छोड़ा गया है। तो जब गुजरात सरकार ने 2014 में बनाया था और मोदी जी जब बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ऐसे लोगों को बरी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई सर? नहीं, ये जो मामले है, ये 92 की पॉलिसी जो है वो पॉलिसी अभी तक कहीं पे भी कोई पॉलिसी में चेंजेस नहीं आया। जो पॉलिसी जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो कंसिडर की है, अगर मान लो फ़र्ज़ करो कि अगर उसके बाद की कोई पॉलिसी आती तो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे ये होती ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो अपडेट से उसको मतलब है, सरोकार अपडेट से, मतलब 92 के बाद कोई अपडेट नहीं आया, ठीक है, तो ऐसी कोई पॉलिसी गुजरात में होगी नहीं, या न छोड़ा जाए या न किया या न कोई कानून नहीं होगा, क्योंकि जो पॉलिसी है उसी के ऊपर सारे परिपत्र के ऊपर ही काम चलता है, रिजोल्यूशन के ऊपर ही काम चलता है। तो बगैर पॉलिसी के तो ये रिकॉर्ड पे कहाँ से आए, और 92 की पॉलिसी का उनको बेनिफिट देने का क्या औचित्य है? अगर है, थी, एग्जिस्टिंग करती है, तभी तो उसका बेनिफिट मिलेगा ना। तो ये नहीं है कि हम लोग ये कहे कि नहीं वो उसको छोड़ दिया इसको नहीं छोड़ा, ऐसे नहीं है। पॉलिसी का बेनिफिट सबको मिलता है। अच्छा, मैं ये दूसरे एंगल से अगर मैं सवाल करूँगा, उसका जवाब दूंगा। इसी पॉलिसी के तहत सैकड़ों मुस्लिम जो अपराधी है, जो गुजरात की अन्य जेलों में है, उन्होंने भी अगर बेनिफिट लिया हो तो उसको क्या कहेंगे? जैसे कोई है ऐसे अगर एग्जांपल ऐसे कई होंगे, और कई हैं जिन्होंने इसी पॉलिसी के तहत बेनिफिट लेके वो रिहा हुए हैं। तो क्या ये पॉलिसी को बंद कर दिया जाए? जो लाचार, जो बूढ़े हो गए हैं, जो किसी तरह के कोई काम के नहीं, जो ज़िंदगी के आखिरी सांस, जो आखिरी लम्हे जो अपने परिवार के साथ गुजारना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी सजाएं पूरी उम्र भर की सजाएं काट ली है, ऐसे लोगों को क्या किया जाए? पूरी ज़िंदगी क्या जेल में रखा या ठूंस दिया जाए उनको? कुछ ह्यूमैनिटरी ग्राउंड भी तो होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि भाई सज़ा तो काटी है उन्होंने, सज़ा तो भुगती है, पूरी सज़ा भुगती है, एक दिन भी उन्होंने कम नहीं भुगता है। लेकिन ऐसी जो पॉलिसी के तहत अगर मान लो कि अगर ये पॉलिसी अगर बंद कर दे गवर्नमेंट, तो ये सारी पॉलिसी का जो नुकसान जाएगा वो किसको जाएगा? ये जो लोग सजाएं काट रहे हैं उन्हीं को जाएगा ना, कैदियों को जाएगा। तुम्हें या मुझे तो जाने वाला नहीं है। तो ये पॉलिसी को आज अगर ये कोई उंगली उठाता है तो ये तो सबके लिए बंद होगा मामला, किसी एक के लिए तो बंद नहीं होगा। तो ये पॉलिसी के तहत अगर इनको छोड़े तो इनको क्यों छोड़े, और दूसरे को छोड़ा तो उसको क्यों नहीं छोड़ा? अरे भाई, इसी पॉलिसी के तहत तो राजीव गांधी की जो मर्डर करने वाली जो थी वही छूटी है, इसी पॉलिसी के तहत छूटी है। जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट की, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, उसी बेस पे, उसी आधार पे इतने साल, जबकि राजीव गांधी का मर्डर हुआ है उसमें, राजीव गांधी के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके मर्डर में उसको छोड़ा गया। तो ये दो रंगा रवैया कैसा? अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि अब चुनाव आने वाला है, इस वजह से बीजेपी के 5 लोग इन्वॉल्व हैं, जो इस मतलब की चीज़ में इनको बरी कराने में इनका हाथ है। बीजेपी वाले हैं, इनको अब चुनावी फ़ायदा लेने के लिए यूज करेंगे लोग। देखिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब होता है जो कॉम्पिटेंट होगा वो होगा। कोई सड़क पे जाने वाला, चलने फिरने वाला आदमी कॉम्पिटेंट नहीं होता है।
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर होता है, एक एसपी होता है, जेलर होता है, एक लोकल एमएलए होते हैं और बाकी के कमेटी मेंबर होते हैं। तो जो पावर में है वही तो कमेटी मेंबर, वही तो कॉम्पिटेंट रहेगा ना। जो पावर में नहीं है वो कॉम्पिटेंट कैसे रहेगा? तो सारे बस बीजेपी के, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये कहा जाए कि तहसील से लेकर संसद तक सारी जगह पावर बीजेपी की है। तो आप किस जगह पे बीजेपी को माइनस करके चलोगे? आप किस जगह पे करोगे कि तहसीलदार जो है या तहसील का जो प्रेसिडेंट है वो भी बीजेपी का है, डिस्ट्रिक्ट का जो जिला पंचायत है उसका भी प्रेसिडेंट जो है वो बीजेपी का है, डीडीओ है वो भी बीजेपी का। तो सारी जगह पे बीजेपी के जो एग्जीक्यूटिव मौजूद है, तो वही तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में एज ए प्रोटोकॉल आएंगे ना। तो ये भाई बीजेपी आ गई भी, अब लोकल एमएलए वहाँ के जो है वो बीजेपी से है, तो बीजेपी के एमएलए होना कोई गलत बात थोड़ी ना है, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट है इसलिए तो उनको लिए गए, ओहदे के बुनियाद पे उनको लिए गए उनके। तो ये उन पे सीधा एलिगेशन कर देना कि बीजेपी के लोग हैं इसलिए इन्होंने ये किया या चुनावी फ़ायदा लेंगे, चुनावी फ़ायदा लेना न लेना ये अपना वहाँ पे ये अपना ये। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए ये एक्यूज़ अपनी सज़ा 14 साल की जो सज़ा थी वो क्रॉस कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। आपको मैं जजमेंट बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 135/2022 का जो आपके सामने मैं ये जजमेंट बता रहा हूँ, ये मई 2022 को 13 मई 2022 को इसका जजमेंट दिया, जिसमें ये 92 की पॉलिसी को अडॉप्ट करने का स्पष्ट आदेश दिया है, स्पष्ट आदेश है, और 2 महीने के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने को कहा है। और उस समय कांग्रेस सरकार थी, 92 में कांग्रेस सरकार थी। तो ये पॉलिसी किसकी है? कांग्रेस की है। अगर कांग्रेस वाले हो अल्लाह मचा रहे तो पहले उनको अपने गरेबान में झांकना चाहिए कि ये तो हमारी पॉलिसी है। वो तो कह रहे हैं लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं कि रेप के आरोपियों को छोड़ा जाए। और जो जज साहब ने, किसने बनाई पॉलिसी? इन्हीं ने बनाई है ना। ये दो मुहा रवैया क्यों? अगर मान लीजिए कि आप पॉलिसी नहीं बनाते तो पॉलिसी का आपने भी तो किसी को छोड़े होंगे ना पहले, आज क्यों इतना बौखला रहे हैं? ये बौखलाहट किस लिए है? क्योंकि बीजेपी का राज्य है, बीजेपी का स्टेट है, इसलिए वो हल्ला मल्ला। ये दरअसल बात ये है कि इनको माइनॉरिटी अपीजमेंट करना है। माइनॉरिटी को ये दिखाना है कि देखिए बीजेपी के शासन में आप जो है वो परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, ये इनके सामने एक्यूज़ के सामने देखो ये छोड़ दिए गए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई अपीजमेंट की बात नहीं आती। ये सारा मुद्दा जो लेकर चल रही है कांग्रेस लेकर चल रही है, और कांग्रेस के साथ जो जुड़े हुए ये छुट भई ये जो एनजीओ टाइप के जो लोग हैं, जो पेज 3 टाइप के कल्चर के लोग हैं, जो ये पूरा एजेंडा चला रहे हैं। और मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये एजेंडा जो है ये इन्हीं का एजेंडा इन्हीं के मुंह पे लगने वाला है। क्योंकि ये जो 92 की जो मैं पॉलिसी आपको बता रहा हूँ, ये सारी पॉलिसी मेरे पास है। मैं ये पॉलिसी जो है 92 में, जब उस टाइम पे जो गवर्नमेंट जो थी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वो चिमन भाई पटेल की गवर्नमेंट थी, तो चिमन भाई पटेल की गवर्नमेंट ने ये लागू किया है। तो कांग्रेस को अपने गरेबान में देखना चाहिए, झांकना चाहिए कि ये क्या है। आप किसी के ऊपर उंगली उठाओगे, अपनी एक उंगली डालोगे, 3 हमारे पास आएगी। तो ये बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक रहे। और दूसरा सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं कि क्या कभी आपने ये देखा है कि एक कम्युनल वायलेंस होता है, कम्युनल वायलेंस, और उसमें एक्यूज जो हो किसी मुस्लिम पीड़ित को पर हमला करने वाला या हमला करने वाला या हमलावर कोई मुस्लिम हो सकता है। कम्युनल वायलेंस के अंदर आप किसी ये बिल्किस बानो रेप केस होता है, उसके परिवार के लोगों की हत्या होती है, और उसके मामले में एक इदरीस अब्दुल सैयद जो है वो एक्यूज़ बनता है। फ़नी ये केस जो है, ये इतना फ़नी केस है, आप कभी सोच नहीं सकते कि इसके अंदर क्या क्या हुआ है। सर आप इस केस को बताइए, फ़नी बता रहे हैं, ये इतना देश में मुद्दा बनने वाला है चुनाव पे। ये सारी बातें जो है हम आपको बताना इसलिए चाहते हैं कि सारे एक्यूज़ जो थे, कुल टोटल एक्यूज़ थे उसमें 20,
एक्यूज 20 थे। अब 20 एक्यूज के अंदर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर थे, कुछ मेडिकल ऑफिसर थे और बाकी के जो एक्यूज थे। अब एक्यूज जो बताए गए इस केस के अंदर, जो 11 एक्यूज जो रिहा हो गए, वो रिहा होने वाले एक्यूज जो है, जिसमें जसवंत नाई जो है वो चचा है, जो पोस्टमैन था उस दौर में, उस टाइम पे पोस्टमैन था, और गोविंद नाई जो है वो भतीजा है। मतलब एक तरफ तो चचा भी एक्यूज बनता है ये रेप केस में, और भतीजा भी रेप केस में एक्यूज। शैलेश चिमन भाई भट्ट और मितेश चिमन भाई भट्ट दोनों सगे भाई हैं। ये दोनों भाई रेप केस में एक्यूज बनते हैं। अब मैं फनी किस लिए है वो मैं बता रहा हूं। ये जो मितेश जो है ये वहाँ की लोकल कॉलेज में क्लार्क था और वेल रेप्यूटेड लोग थे जो भी थे। नरेश मौर्या और प्रदीप मौर्या, नरेश मौर्या जो है वो तो जेल में ही मर गया, लेकिन प्रदीप मौर्या जो है वो सगे भाई थे, दोनों एक ही घर के दो भाई है। इसी तरह से बका भाई है, बका भाई वोहनिया और केसर भाई वोहनिया, ये दोनों सगे भाई हैं इन 11 एक्यूज में। और ये सारे जो है हाई स्कूल में कोई सर्विस करता है, कोई लाइब्रेरियन है। एक बिपिन कन्हैयालाल जोशी जो है, जो एक्यूज़ है जो अभी रिहा हुआ, उसमें ये हाई स्कूल में लाइब्रेरियन के तौर पे, टीचर के तौर पे काम करता था। मतलब पढ़े लिखे सारे। अच्छा, दूसरा एक लास्ट एक्यूज जो था रमेश रूपाबाई चंदाना, जो गुजरात गवर्नमेंट में ऑफिसर था और वो उस टाइम पे जो वहाँ के लोकल जो मिनिस्टर थे जो गुजरात स्टेट के, उनका पीए था। वो ये सारे एक्यूज इनको बनाए गए। हम ये नहीं कहते कि वो एक्यूज थे नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन दे दिया, लोकल कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन दे दिया, तो वो हम उनकी जो विश्वसनीयता के ऊपर हम कोई शक नहीं कर रहे। लेकिन सवाल ये है कि ये जो लोग जो थे ये सारे पढ़े लिखे लोग थे, 11 लोग जो थे पढ़े लिखे। और इसके अलावा वेरी फ़नी केस ये है कि जो ये इदरीस सैयद की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बंदा पुलिस ऑफिसर था, पुलिस सब इंस्पेक्टर था वो उस टाइम पे, जो वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में नौकरी कर रहा था। अब ये जब ये जो हादसा हुआ, उस हादसे के बाद उसको वहाँ के जो लोकल ऑफिसर, उसके हायर अथॉरिटी ऑफिसर थे, उन लोगों ने ये बताया कि आपको यहाँ पे आके ये जो मरे हुए लोग हैं इनका थोड़ा सा बरियल वगैरह काम करना, कफन दफन का काम करना है, तो आप आइए और आप थोड़ा सा लोकल सपोर्ट कीजिए। अब वो बंदा वहाँ पे गया, वहाँ पे जो भी प्रोसेस जो होता है, ड्यू प्रोसेस के बाद जो उसने जो लाशें जो थी उनको दफनाई, मतलब अंतिम संस्कार उनका किया। अंतिम संस्कार करने वाला 120B का एक्यूज बनता है। मतलब उन्हीं पुलिस वाले को, हाँ, उसको कॉन्स्पिरेसी का चार्ज उसके ऊपर लागू होता है। सीबीआई उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी में उसको शामिल करती है। किस बेस पे? वो यही बेस के ऊपर कि भाई आपने ये जो दफनाया, मतलब आप भी इसमें शामिल थे। मतलब वो अपने ऑफिसर के कहने पे आ रहा है वो? हाँ, बस वही तो विपदा है कि अफसर के कहने का आने के ऊपर भी वो बंदा आता है, लेकिन वो आने के बाद भी वो एक्यूज बन जाता है, सीबीआई का एक्यूज बन जाता है। और सीबीआई जो है सारे गुजरात के जो पुलिस ऑफिसर को एक्यूज बनाती है इस केस में कि आपने लच्चर रवैया इख्तियार किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन जो ट्रायल कोर्ट जो है, मुंबई की जो ट्रायल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, वो सबको बाइज्जत बरी करती है। यहाँ तक कि ये सीबीआई ने कि जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर जो थे, जो दंपति था, जो हस्बैंड वाइफ जो थे, जिनका नाम मैं कहना चाहूँगा, डॉक्टर अरुण कुमार प्रसाद और मिसिस संगीता अरुण कुमार प्रसाद, ये जो हस्बैंड वाइफ जो है, ये इतनी ख़राब हालत में जेल में इनकी मृत्यु हुई। इसी केस में वो बेचारे एक्यूज़ बनाए गए जिन्होंने सिर्फ पोस्टमार्टम किया था इन लाशों का, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निकलिटी खड़े करके उनको भी एक्यूज़ बनाए गए इस केस में। मैं किसी का अपार्ट फ्रॉम मैं ये इसका पक्ष नहीं लेता, उसका पक्ष लूँगा, ऐसा नहीं है। मैं फैक्ट्स की बात करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो भी इसमें एक्यूज़ बने।
लेकिन सबको सेशन कोर्ट ने मुंबई ट्रायल जब चला सबको बाइज्जत बरी किए। सिर्फ ये जो एक्यूज जो थे, जो 12 लोग जो थे उनको कन्विक्शन दिया, बाकी का जो 7-8 लोग जो थे वो उनको ट्रायल ने उनको ये कर दिया। तो ये जो पूरा ट्रायल में अभी 11 लोग जो है वो जिंदा है, 20 लोगों में से 9 लोग अभी या तो दुनिया में नहीं है या फिर तो वो अपने आप कहीं पे ये है, लेकिन 9 लोग जो है वो मिसिंग है। अब ये 11 लोग जो थे जो हमको दिख रहे हैं कि ये छोड़े गए, ये छोड़ने का मकसद ये 15 अगस्त को जो पॉलिसी का जो बेनिफिट मिलता है वो हर किसी को मिलता है, कोई नया नहीं है, हर साल मिलता है। नए नए लोग जो होते हैं, जो पुराने जो कैदी होते हैं उनको कैदियों को रिहा किया जाता है। गुजरात में हर जगह होता है और देश की हर जगह पे अपने अपनी जगह पे ये सिस्टम पॉलिसियाँ है, सिर्फ गुजरात के लिए नहीं है, हर जगह पे। हरियाणा में पॉलिसी है, यूपी में है, कश्मीर में है। उस पॉलिसी के तहत सैकड़ों लोगों को हर साल इस तरह से माफ़ी। उसमें भी सर बवाल हुआ था कि 15 अगस्त को मोदी जी बात कर रहे थे नारी शक्ति की, और ये मोदी जी का कहाँ नारी शक्ति है कि उन्हीं के राज्य पर इस तरीके के आरोपियों को बरी किया जा रहा है। मोदी जी शांत क्यों हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये बड़ा बवाल बनाया गया था 2-3-15 साल पहले। नहीं, अभी कुछ लोगों की एक जो मानसिकता है वो ये है कि अगर गांव चौराहे पे अगर कोई छोटा सा मतलब हादसा भी होता है ना तो उसके लिए भी मोदी जिम्मेदार है। कुछ लोगों की संकीर्ण मानसिकता है, तो ये लोग चाहते हैं कि किसी न तरह से मोदी को बदनाम करते रहे। अब मोदी जी जो है वो लाल किले पे 15 अगस्त को ये जो अपना भाषण दे रहे हैं, तो क्या उनको ये उस टाइम पे पता होगा सुबह 8 बजे को उनको रिलीज़ कर दिया गया? मतलब आप कैसे बेतुकी बातें कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे वो एक एडवांस में प्रिपेयर भाषण होता है, ये पूरी ड्यू प्रोसेस पास करके कोई अचानक से तो ऑर्डर नहीं आएगा छोड़ दो इनको, अचानक से तो ऑर्डर नहीं आया। वो पहले ड्यू प्रोसेस हुआ होगा, पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि मई का जो प्रोसेस जो ऑर्डर जो है वो 13 मई का है। 13 मई के हिसाब से अगर मान के चले कि 2 महीने में उनको डिसीजन लेना है तो जून जुलाई तक डिसीजन लेना था, लेकिन फिर भी वो ड्यू प्रोसेस के अंदर कहीं पे था, एनओसी आना जाना, तो टाइम इतना और ज़्यादा लगा। उसके तहत 15 अगस्त तक उन्होंने डिसीजन लिया। तो डिसीजन लिया ये अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लिया है, ना कि अपने आप लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पेसिफिक मेंशन किया है कि 2 महीने में डिसीजन लेके हमको बताओ या तो हम डिसीजन लेंगे। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सारा लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि बिल्किस बानो ने एफआईआर कब कराई थी रेप की? पहली एफआईआर 2002 की बात करें तो कब की थी? मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये सबसे पहले जो है 28 फरवरी को ये वारदात हुई। 28 फरवरी को जब ये लोग जा रहे थे अपने गांव से रणधीकपुर से माइग्रेट करके रात को ये जा रहे थे, तब ये इंसिडेंट जो है पानी वेला गांव जो है वहाँ का पंचमहल का एक इंटीरियर इलाका है, जो उस इलाके से ये लोग वॉकिंग इससे वो पास हो रहे थे। तो उस दौरान ये हादसा हुआ। अब वो हादसे के बाद में जब ये जो एफआईआर जो फर्स्ट एफआईआर हुई, वो एफआईआर नहीं कहेंगे उसको हम, लेकिन मेडिको लीगल की लैंग्वेज में वहाँ पे जब पुलिस था अस्पताल में जब उसको लेकर गए तो वहाँ पे एक फॉर्मल एंट्री की कि इसके साथ में ये वारदात हुई है। तब वो वारदात जब हुई तब उन्होंने अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस हालत में उन्होंने कुछ बातें कही, तो वो अस्पताल में ये पहली बार एक रिकॉर्ड पे आई कि भाई ये बंदी के साथ ये घटना हुई है। दूसरी बात ये हुई कि जब उसको रिफ़र करके गोधरा सिविल अस्पताल में भेजा गया, तब वो सिविल अस्पताल के अंदर उन्होंने सेकंड टाइम अपनी जो ये जो पीड़िता का जो पूरा जो स्टोरी थी वो वहाँ पे अपनी बात एफआईआर के तौर पे, लेकिन उसको हम एफआईआर नहीं कहेंगे, प्राथमिकी कहेंगे, रिपोर्ट उसने दर्ज की है। और तीसरी बार जो हुआ वो उन्होंने जब पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद, अच्छे होने के बाद, जब वो गोधरा में जब ये कैंप लगा था जो इसका जो पीड़ितों का जो था कम्युनल इसका, उस कैंप में से वहाँ से लोकल एडवोकेट्स के सपोर्ट से वहाँ से आरपीएडी करके उनको वहाँ पे डीएसपी पंचमहल
और वगैरह वगैरह को एड्रेस करके उन्होंने ये एफआईआर एप्लीकेशन सब जगह लगाया था। अब ये तीन जो चीज़ें जो अलग अलग जो बातें जो थी उसमें सबसे मतलब सर्कल पॉइंट मेन पॉइंट ये था कि उसमें तीनों बातों में उनका मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था, क्योंकि तीनों में एक्यूज़ अलग अलग बताए थे। तीनों में कोई एक्यूज़ जो था वो एक एक्यूज़ नहीं बताया था। पहली एफआईआर में अलग एक्यूज़, दूसरी एफआईआर में अलग एक्यूज़, तीसरी एफआईआर में अलग एक्यूज़। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये 2002 से लेकर 2004 तक जब ये बात जब चली तब ये कहीं पे ये रिकॉर्ड के ऊपर बात नहीं आई थी, ना ही मेडिकल इसमें रिकॉर्ड पे आई कि ये कोई रेप हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन 2004 में जब सीबीआई आई, 1/1/2004 को सीबीआई को केस हैंडओवर कर दिया गया ये केस। उसके बाद जब 6 तारीख को जो होमगार्ड कमांडेंट जो था, जो इस लड़की को लेकर अस्पताल लेकर गया था, उसका स्टेटमेंट पहला रिकॉर्ड हुआ, फर्स्ट रिकॉर्ड। और सेकंड जब ये जो बिल्किस बानो का जो स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हुआ वो 9/1/2004 को हुआ, 9 तारीख को। और 9 तारीख को 2004 में ये रेप की पूरी जो थियरी है वो रिकॉर्ड पे आती है। तो उसने खुद बताया था कि मेरे साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, ऐसा कुछ बताया? ये रेप की जो बात जो है 2004 में आई। 2002 से लेकर 2004 तक कहीं पे रेप की बात कोई रिकॉर्ड पे नहीं आई थी। ये फर्स्ट टाइम जो बात है रिकॉर्ड पे आई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिकॉर्ड पे नहीं थी। हुआ है नहीं हुआ है उसमें हम लोग वो टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड पे सबसे पहले जो बात आई वो 2004 में आई। और उसी की पुष्टि के लिए जो डॉक्टर जो थे जो प्रसाद, जो हस्बैंड वाइफ जो थे, उन्हीं ने लोगों ने इसका मेडिको चेकअप किया था। तो उसी लिए उन्होंने रेप नहीं बताया, उस पर रेप नहीं हुआ या रेप के कोई संकेत नहीं पाए गए। उसी बिना पर उनको एक्यूज़ बनाया था कि आपने रेप हुआ है लेकिन आपने रेप बताया नहीं। लेकिन फिर वो एक्यूज़ जो थे वो बाइज्जत बरी हुए। ठीक है, तो ये जो डॉक्टर को जो एक्यूज़ बनाने का जो मेन जो पर्पस था वो यही था इस केस में। तो कुल मिला के ये सारी जो पूरी जो वारदात घटी या जघन्य घटना हुई, जघन्य घटना है उससे कोई इनकार नहीं है, जघन्य घटना है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी मानना पड़ेगा कि अगर पीड़िता के राइट्स है तो एक्यूज़ के भी राइट्स है। संविधान ने सबको राइट्स दिए और अपने अपने राइट्स के मुताबिक सबको जीने का हक है। और उन्होंने अगर मान लो कि सज़ा पूरी कर ली है तो उनको एक सामान्य नागरिक के तौर पे जीने का भी उनका भी हक बनता है। एक एंगल तीस्ता सीतरवाल वाला आता है, वो अपने एंगल से मतलब इस पूरी घटना को नैरेटिव जो है पूरे देश के सामने आता रहा, वो उसका क्या है? नहीं, तीस्ता सीतरवाल जो है गुजरात में जब आई उसमें उन्होंने कुछ सिलेक्टेड जो केस जो थे वो हाथ पे लिए थे, जिसमें से एक ये भी केस था जो सीबीआई को या सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशन दायर करना या उसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिस तरह से इन्फ्लुएंस करना, क्योंकि वहाँ पे उनके जो बंदे होते थे, जब ये इन्वेस्टिगेशन, जब सीबीआई के ऑफिसर जब वहाँ पे जब एक कैंप लगा था, मुझे पता है, उस कैंप में जब ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए जब वहाँ पे सर्किट हाउस या पे लोकल जो होता था, वहाँ पे जब भी कोई बंदा स्टेटमेंट के लिए जाता था तो वहाँ पे उनके बंदे वहाँ पे पहले से मौजूद होते थे और वहीं पे वही स्टेटमेंट डिक्टेट कराते थे। तो ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि जो भी स्टेटमेंट वहाँ पे जो होते थे वो तीस्ता सीतरवाल और उनके जो एनजीओ के कुछ बंदे थे उनके इन्फ्लुएंस में सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते थे। तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो था और कहीं ना कहीं ये बातें जाहिर भी होती है कि कहीं ना कहीं इनमें इन्फ्लुएंस था, जिस तरह से स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते थे। और मैं किसी का नाम लेकर नहीं कहूँगा, लेकिन मैं सबको जानता हूँ, वो कौन लोग थे, क्या लोग थे, कैसे लोग थे, किस तरह से काम करते थे, किस तरह से उनकी वर्किंग स्टाइल थी, वो सारे लोगों को मैं अपने तौर पे जानता हूँ। मतलब इसमें जितने भी एंगल आते गए सब अपने अपने हिसाब से मोड़ते चले गए और सच्चाई पे किसी ने ध्यान नहीं, सच्चाई कहीं पे नहीं निकली। सच्चाई को हर आदमी दबाता गया सच्चाई को। सच्चाई जो है, सच्चाई ये है कि जघन्य वारदात हुई है, वारदात से कोई इनकार नहीं है, लेकिन जो
आज जो वापा जो हल्ला हो रहा है वो भी बेतुका है। बिल्कुल सच्चाई से मतलब किसी को वाकिफ नहीं रखा गया, अलग अलग एजेंडे से सभी लोग अपनी बातें रखते चले गए। लेकिन अब इस वीडियो को देखना चाहिए, अनवर साहब जो वकील साहब हैं उनकी बात को सुनना चाहिए और विद फैक्ट जो बातें बताई गई उसके बाद किसी को अपनी बातों को रखना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए द राजधर्म।